हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की हिस्ट्री और चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित हम सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है, मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वो कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनारी से जुड़ा रहा, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों का अपना अपना सोच था और धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। तो जर्मनी के एकीकरण में ये सारी बाधाएं सामने आ रहा था। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मैटरनिक युग क्या है? तो अगर हम मैटरनिक के बारे में थोड़ा बताएं तो मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है, जो 1814 के वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहा था। तो मैटरनिक युग क्या है? तो इस सवाल का जो जवाब है, मैटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। इटली को कई राज्यों में विभक्त कर दिया और इसके दौरान जो टाइम पीरियड रहा, ठीक है, मतलब जो अवधि रहा, इसी युग को मैटरनिक युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? जब 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो फ्रांस का शासक था लुई फिलिप बहुत उदारवादी था, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वो किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। लुई फिलिप भी अमीरों के साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी शुभ रहने लगे और 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? तो हम सबसे पहले जानेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली का जो एकीकरण हुआ तो वो इस तरह से हुआ, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रेलिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपना सेना उतार दी। ऑस्ट्रेलियाई सेना बुरी तरह से परास्त हुआ। फलतः ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य लंबार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काउंट काबूर मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़कर इटली के एकीकरण में काबूल को सफलता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया को चुप
बैठ जाना पड़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो जर्मनी का एकीकरण, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य को जीतकर राइन राज संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। पर्सा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके लिए वो अपना सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। सैन्य शक्ति तथा कूटनीतिज्ञ के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इस एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही मूल में थे। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल-पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ और हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वो तुर्की में ही सिमटकर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी जो थे वो सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वो इटली के रियासतों का एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वो मेजनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमुनियल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दिया। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व में उसकी प्रशंसा हुई। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो जो विलियम प्रथम, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व था। 1848 को पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहां यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश की एकता और शांति स्थापित करने से वो विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वो भूल नहीं सकता था।